प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया यसर और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा जो कि इस वक्त लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले इलेक्शन में 2 दिन बाकी, सियासी माहौल उरूज पर, नवाज शरीफ का मरी में जलसा, बिलावल की कराची में रैली, चीफ जस्टिस बनने वाला खुद इस्तीफा दे गया, नवाज शरीफ का चीफ जस्टिस इजाजुल एहसन पर वार, चोर की दाढ़ी में तिनके से तशबीह दे दी, बानी पीटीआई की सजा और नाअहली कुदरत का जवाब करार, जबकि बिलावल ने नवाज शरीफ पर इंतखाबात में गड़बड़ के लिए इंतजामिया पर दबाव का इल्जाम लगा दिया। इसके अलावा बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से कबल दहशतगर्द हमले तेज, डीआई खान में दहशतगर्दों का थाने पर हमला, 10 पुलिस एहलकार शहीद, निगरान वजीर आला ने काबीना का अहम इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्लाह को लंदन में हिरासा करने का वाकया, पीटीआई का इजहार लाताल्लुकी, हिरासा करने वाले कौन थे, असल वाकया क्या हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इलेक्शन से कबल बानी पीटीआई लंबी कैद में चले गए, साइफर तोशाखाना गैर शरई निकाह केस में जुर्म साबित, सजाएं सुना दी गई, पार्टी बका की जंग में घिर गई। ये तमाम अहम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे और क्लास साहब को वेलकम करेंगे क्योंकि वो उस वक्त लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम क्लास साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। क्लास साहब, आप लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं और लाहौर में इस वक्त सियासी जो सरगर्मियां हैं और सियासी गहमा गहमी है वो भी उरूज पर है। क्या माहौल नजर आ रहा है इलेक्शन का लाहौर में? पहले तो यहां से स्टार्ट करते हैं। मेरा ख्याल था, मैं जब आया वहाँ से इस्लामाबाद से, मेरा ख्याल था कि लाहौर क्योंकि पाकिस्तान का दिल समझा जाता है और पंजाब जो है आपको पता है एक तरह का पानीपत है। आपने इलेक्शन में अगर आपने विक्ट्री लेनी हो तो जो भी ये आपकी पार्टी और पंजाब से जीती है तो वही जाके सेंटर में हुकूमत बनाती है। लिहाजा एक सबसे ज़्यादा जोर जो है पंजाब में दिया जाता है क्योंकि 140 से ज़्यादा इसकी सीटें हैं और अगेन इट्स अ ह्यूज नंबर। तो मेरी एक जहन में था कि लाहौर जा रहे हैं और बड़े अरसे बाद वहाँ से ये पॉलिटिकल प्रोसेस को हमने कवर करना है, यहाँ पे लाइव कवरेज भी करनी है, दीगर भी हमने इसको इलेक्शन यहाँ से बैठ कर मॉनिटर करने हैं। तो मेरे लिए थोड़ी सी मस से एक डिसअपॉइंटमेंट सी थी कि लाहौर में वो आपको रंग नज़र नहीं आया। कम से कम अब तक जब हम बात कर रहे हैं, आज अब मंडे है, सोमवार का दिन है, सोमवार का, अभी तक तो वो आपको जो एक थोड़ी हीट होनी चाहिए थी, पैशन होना चाहिए था, कोई ज़रा जज्बा होना चाहिए था, लगना चाहिए था कि अगेन पाकिस्तान में इलेक्शंस हो रहे हैं, स्पेशली लाहौर में हो रहे हैं। तो मुझे तो कोई गहमा गहमी उस तरह की नज़र नहीं है, कोई उसको कहते हैं लैक लस्टर सा एक रिस्पांस है। कहीं कहीं पे आपको कोई बैनर नज़र आ जाते हैं, कोई पोस्टर नज़र आ जाते हैं। तो वो जो एक होता ना, मतलब आपके 72 घंटे रह गए आपके उसमें इलेक्शन, बल्कि कल मेरा ख्याल कंपेन जो है बंद हो जाएगी, उसके बाद तो आप कंपेन नहीं कर सकेंगे। आपके जो नेक्स्ट आ रहे हैं शायद उसमें 2 दिन पहले या 1.5 दिन पहले जो कुछ होता है। सो ज़ाती तौर पर मैं थोड़ा सा इतना एक्साइटेड नहीं हूँ। उसकी वजूहात हैं, अगर वो पूछेंगी तो देन आई विल एक्सप्लेन। जी, मैं उसी तरफ आ रही हूँ क्लास साहब, क्योंकि ये तो बिल्कुल वो पीक टाइम है जिस टाइम पे कैंपेन्स भी उरूज पर होती हैं और जो सियासी सरगर्मियां होती हैं वो आपको हर गली कोने हर जगह पर नजर आ रही होती हैं। तो वजह क्या नजर आती है? क्या लोग डिसइंटरेस्टेड हैं या कैंपेन की करने नहीं दी जा रही, या कैंपेन स्ट्रैटेजी इस दफा मुख्तलिफ है? क्या वजह नजर आती है? ये बड़ा अहम सवाल है। उस वक्त आपको याद होगा जब यहाँ पर नवाज शरीफ साहब आए थे तो वो अपनी उस पार्टी मीटिंग्स में वो चले गए थे, फिर उन्होंने वहाँ पे अपना इलेक्शन का उनका जो पार्लियामेंट्री बोर्ड था वो टिकट्स, आपको याद होगा टिकटों की तकसीम में पड़ गए थे। तो लोग कहते थे कि मियाँ साहब जो हैं वो ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं लग रही। उस वक्त जो कंपेन किसी ने अगर तेज़ की हुई थी, वो आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जो है तो वो जलसे जुलूस कर रहे थे, अटैक भी कर रहे थे नवाज लीग पे और इन पे तमाम लोगों पे। तो मैंने पहले भी शायद बात हुई थी हमारे शो में कि अगर किसी ने थोड़ा सा पॉलिटिकल माहौल बनाया था इलेक्शन का तो बिलावल भुट्टो ने वो लाहौर से इलेक्शन लड़ के बनाया था। और उस वक्त उनकी जो यहाँ पे उनका जो फैसला था कि मैंने लाहौर से इलेक्शन लड़ना है, और उसके बाद आपको याद होगा चौधरी सरवर साहब की तहरीक अवामी तहरीक के लोग जो थे, अगर तैरुल कादरी साहब या दीगर लोग हैं, तो उन्होंने उनकी सपोर्ट का उन्होंने इंडिकेशन दिया। तो हमें लगा कि लाहौर में कुछ मैच बड़ा पड़ेगा और उनका मुकाबला था तारड़ साहब से है यहाँ पर, और शायद कोई नज़र आएगी एक्टिविटी, जलसे जुलूस भी हमें नज़र आए। और इससे हट कर जो लाहौर में मेरी थोड़ी सी उसकी वजह है अब हल्की सी मायूसी की, अब मुमकिन है अगले 2-3 दिनों में ठीक हो जाए, रश लग जाए, या वो जो हम उस सियासी दंगल की बात करते हैं वो भी नजर आए। वो है मेरा ख्याल पीटीआई पे जिस तरह के क्रैकडाउन हुए हैं, उनकी पार्टी जो है वो बैन हुई है, बैन कहें या उनको झंडा या उनका निशान, अगेन बल्ले का निशान नहीं मिला। खान साहब जेल में हैं, उनको सजाएं हो चुकी हैं, उनके कैंडिडेट्स को टिकट्स जो हैं वो भी साफ ज़ाहिर है उन्होंने पार्टी ने खुद कह दिया फलां फलां
लोग हमारे कैंडिडेट हैं, लोगों को पहचानने में बड़ी मुश्किल हो रही है। कुछ हलकों से लोग जो हैं वो 3-3, 4-4 खड़े हुए हैं, सारे कह रहे हैं जी हम उसके PTI के हैं, लिहाजा उनका वोटर कन्फ्यूज है। अच्छा, फिर क्योंकि उनकी टॉप लीडरशिप जो पिछले इलेक्शन में थी 2018 में, वो इस वक्त आपको इलेक्शन में नज़र नहीं आ रही। कोई बड़ा नाम जो है जो पिछले इलेक्शन में जीते थे 2018 में लाहौर से, आपको इस दफ़ा वो नज़र नहीं आ रहे। नए कैंडिडेट्स हैं, उनको पुट किया गया है और उनकी उन इलाकों में शायद कोई इतनी ज़ाती तौर पर कोई जान पहचान भी नहीं है। मतलब 2-4 नाम अगर मैं लूँ उसमें ये लतीफ़ खोसा साहब देख लें, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनके साहब ज़ाहिर पहली दफ़ा लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनका वोटर जो है वो ठीक है, इमरान खान साहब को पार्टी को तो जानता होगा, लेकिन खोसा साहब को तो नहीं जानता। और खोसा साहब भी मेरा ख्याल है वो पैसे के हवाले से थोड़े से वो थोड़ी सी वो क्या कहते हैं किफ़ायत शारी कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी हमें शायद नज़र आती हैं। ऐसे सलमान अकरम राजा साहब हमें नज़र आ रहे हैं, वो भी पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये मैं बड़े नाम बता रहा हूँ जो इस वक्त वहाँ से लड़ रहे हैं। हाँ, यास्मीन राशिद साहबा हैं, वो बड़ा नाम है जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो जेल में हैं, उनके पीछे उसमें करने वाले और लोग नहीं है। एक और मैं देख रहा था खतून एक इनके इलेक्शन लड़ रही है PTI के नाम पे, या PTI का जो उन्होंने उनको ओनरशिप दी है, उनका ट्वीट सामने आया है। वो कह रही थी कि जनाब हमारे पास वो पोलिंग एजेंट्स नहीं है और वॉलंटियर्स हमें चाहिए, फौरी तौर पर पोलिंग एजेंट्स हैं। अब अगर आपके पोलिंग एजेंट्स भी नहीं होंगे उस दिन जिस दिन आपने इलेक्शन लड़ना है, तो अगेन इट विल बी वेरी ह्यूज, उनके डिजास्टर होगी। फिर आपने फॉर्म लेने हैं जहां से सारा इलेक्शन रिजल्ट होना है। ये गालिबन सनम जावेद की बहन है जिन्होंने इल्जाम लगाया है। जी 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 एग्जैक्टली, उन्होंने ट्वीट किया था उन्होंने। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसमें अगेन क्योंकि इस दफ़ा PTI नहीं है, तो PTI का जो मैच पढ़ना था लाहौर में वो पीपल्स पार्टी वर्सेस नवाज शरीफ नहीं पढ़ सकता था, वो मैक्सिमम बिलावल भुट्टो साहब वर्सेस अता तारड़ तो ठीक है। जो पहले मैचेस पढ़ते थे, क्योंकि गढ़ समझा जाता है लाहौर जो है 14 सीटें हैं, यहाँ पे 30 इनकी कौमी 30 इनकी सूबाई असम्बली की सीटें हैं, यहाँ 14 जो है कौमी असम्बली की सीटें हैं। और माजी में हमने देखा है कि बड़े बिग इनके जो गन्स हैं इसके नवाज शरीफ के, वो सारे के सारे यहीं से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब उनकी बल्कि टॉप लीडरशिप अगर आप कहें नवाज लीग की, जो टॉप कमांडर्स कहें, पॉलिटिकल कमांडर्स जो हैं, वो सारे के सारे आपके लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके बावजूद तो मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आ रही कि बड़ा कोई टफ। अब मुझे नहीं पता कि ये 8 फरवरी को लोग निकलते हैं, वो बहर आते हैं, इमरान खान साहब के लिए वोट डालते हैं, PTI के कैंडिडेट्स के लिए डालते हैं, उस दिन क्या सीन बनता है। सो फार तो हालांकि मैं समझता हूँ लाहौर में ज़्यादा एक्टिविटी होनी चाहिए थी, क्योंकि खान साहब का वोट बैंक भी है यहाँ पे, माजी में उन्होंने सीटें भी जीती हैं और जब से उनको सजाएं हुई हैं या दीगर, उसके बाद एक सिंपथी का वोट भी उनके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन बात वही है, दंगल नजर नहीं आ रहा जिसकी आपने काफी सारी अहम चीजें जो हैं वो इसमें बोल दी हैं। एक टर्नआउट की आपने बात की, 14 सीटों की आपने बात की, बिलावल और अता तारड़ की बात की, ये तमाम चीजों पर आते हैं। पहले ये बताइएगा कि ये जो PTI का आपको जो सिचुएशन नजर आ रही है, ये जो PTI का वोटर नजर आ रहा है, वो ये जो तमाम तर फैसले आए हैं और ये जो पूरी सिचुएशन बनी है, इससे क्या इलेक्शन से डिसइंटरेस्टेड हो गया है या मजीद सिंपैथी का वोट देने का ख्वाहिशमंद है या मजीद सिंपैथीज ज्यादा हो गई हैं? मेरा ख्याल है कि इससे वो ज़्यादा वो कमिटेड हुआ है PTI का वर्कर। अगर मेरी बात मैं चीज़ें फॉलो मैं कर रहा था, देख रहा था, कुछ लोगों से बातचीत भी इधर हो रही थी, क्योंकि आपको पता है ये बात मैं रिपीट करता रहता हूँ और एक दफ़ा फिर मैं कह देता हूँ, पाकिस्तान में जो वोटिंग ट्रेंड है, इसको अच्छा कहें, बुरा कहें, अनफॉर्चुनेट कहें, इसकी खूबसूरती कहें, जमहूरियत की, या हमारे लोगों का अपना एक मिजाज है लाइकिंग डिसलाइकिंग का, वोटिंग पैटर्न कभी भी या करप्शन की बुनियाद पे या मोरालिटी की बुनियाद पे नहीं डाले गए कि लोगों ने इस बुनियाद पे किसी को नहीं डाला, इसका करैक्टर बड़ा अच्छा है, इंटेग्रिटी बड़ी अच्छी है, ये नेक आदमी है, बहुत बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, इसके दामन पे कोई दाग नहीं है, लिहाजा हम इसको वोट डालेंगे। अगर किसी के दामन पे दाग है तो हम नहीं डालेंगे। या किसी पे करप्शन के केसेस हैं, उनको सजाएं करप्शन पे होती रही हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, अगेन एवरीबॉडी नोज दैम। तो आप देख लें कि सारे लड़ रहे हैं इलेक्शन एक हिसाब से, जिन पे माजी में भी करप्शन के चार्जेस थे, उनको सजाएं भी हुई, वो फिर वापस आए, लोगों ने उनको इलेक्शन में जिताया। खान साहब पे भी केसेस जो हैं बड़े सीरियस किस्म के उनको फैसले हैं, लेकिन आम आदमी ये समझता है कि ये फैसले जो कराए गए हैं वो पीछे से कुछ और लोग थे, कुछ और इदारे थे, तो खान साहब को उनकी डिफेंस की, उनकी बगावत की और उनके बकौल ना झुकने की उनको सजा दी गई। लिहाजा ऑलरेडी इस मुल्क में आपको पता है, जैसे मैंने कहा, मोरालिटी और करप्शन की बुनियाद पे तो वोटिंग पैटर्न नहीं होता। अगर होता है तो खान साहब कहाँ पे नजर आते हैं आपको इलेक्शन में, या उनका वोटर नजर आता है, या वोट बैंक होता है, या नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, या और बड़ी लंबी लिस्ट है, तो ये लोग तो फिर इलेक्शन न लड़ रहे होते, लोग इनको कप के डंप कर चुके होते। सो हैविंग सेड ऑल दिस, तो खान साहब का वोट जो है
वो जो केस आए हैं, स्पेशली जो उनका इद्दत के हवाले से केस है, जिस पर समझा गया कि शायद एक बड़ा एक मॉरल क्राइसिस पैदा होगा, रिलीजियस की कोई टच था उसमें, तो शायद उससे उनका वोटर जो है वो पीछे हटेगा, या उसको लगेगा यार कि इनके पास जो सादिक और अमीन वाला टाइटल दिया गया था तो इतना भी वो मतलब जस्टिफाइड या फेयर नहीं था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस आवाम में, हमारे लोगों में ये कोई इश्यूज़ हैं, बल्कि वो ये समझे खड़े हैं कि डट के खड़ा है कप्तान, हमारा कप्तान डट गया है और उसको सारी फोर्सेज हैं, पॉलिटिकल हूँ, अदरवाइज हूँ, इदारे हूँ, आलमी कुव्वतें हूँ, तो वो कहते हैं खान कल्ला ही काफ़ी और खान के खिलाफ पूरी दुनिया हो गई, सो वी हैव टू सपोर्ट हिम। तो ये जो पैशन है, इसमें सारी चीज़ें एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन जो हैं खान साहब के सो कॉल्ड, अब तो सजाएं हो गई हैं, उनका वोटर इन चीज़ों पे मेरा नहीं ख्याल वो बिलीव रखता होगा। हाँ, मे बी 1-2% शायद कोई इस तरह के लोग हों जो देखते हों इन फैसलों को, इन चीज़ों को। अदरवाइज़ अगर मुझे नहीं लगता कि खान साहब के वोट बैंक पे कोई इससे, इन फैसलों से कोई असर पड़ा। आपको ये लग रहा है कि इससे बल्कि फ़ायदा हुआ है उनकी पॉलिटिक्स को भी, और उनका वोटर का सेंटिमेंट जो भी है वो मज़ीद पंप हो गया। अच्छा, ये बताइए कि ये जो 14 सीटें हैं क्लास साहब, इन सीटों की क्या सूरत हाल नज़र आ रही है यहाँ पर? मजमूई तौर पर अगर आप देख रहे हैं प्री इलेक्शन सिचुएशन को, तो कौन सी पार्टी की कैंपेन आपको ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है, या कौन सी पार्टी लीड करती हुई नज़र आ रही है? एक तो हमें मानना पड़ेगा कि आप किसी बंदे के मतलब दो लोगों में मुकाबला हो, आपने तैरने का हो, तैराकी का हो, एक को आप बाकायदा उन लाइफ जैकेट भी दे दें, साथ में एक आधा बोट भी दे दें कि चलो इन केस अगर खुदा ना खासा डूबने लगा तो बोट पे इसको रेस्क्यू कर लिया, रेस्क्यू टीमें भी दे दें जो दरिया के किनारे पे खड़ी हो, एक अदर आप ऊपर से हेलीकॉप्टर भी कर लें कि अगर जंप करके उनको निकालना पड़े बंदा अगर डूबने लगे। एक साइड पे तो ये फैसिलिटीज़ आप दे दें सारी की सारी, और दूसरी साइड पे किसी बंदे के हाथ पाँव बांध के एक साथ में भारी पत्थर भी बांध दें और दरिया में फेंक के कहें जाएँ जनाब तैर कर दिखाएं, तो रिजल्ट इज़ ऑब्वियस। अब सेम चीज़ें जब हम ये बात करते हैं, लोग कहते हैं आपकी दफ़ा आपको बड़ी हमदर्दी हो रही है जनाब कि इमरान खान साहब के साथ यही कुछ किया गया उनकी पार्टी के साथ, कि उनके उम्मीदवारों को, या उनको खुद तो वो जेल में सजाएं कोई 30-35 साल की दे के उनकी पार्टी पे क्रैक डाउन हुए हैं, उनको जेलों में डाला गया है, उनको हरास किया गया, उनकी फैमिली के साथ जो उम्मीदवार थे कैंडिडेट्स उनके उसमें अगेन अब्यूज़ के वाक़यात सामने आए हैं, वो उसमें मफरूर हैं, भागे हुए हैं, मतलब बहुत कुछ क्रैक डाउन हुआ है, सब कुछ है। अब इन हालात में उनको आपने कहा जय जी नवाज शरीफ साहब के साथ अब इलेक्शन लड़े, जिनको वापस लाया गया प्रोटोकॉल के साथ, और फिर उनको उम्मीदवारों के उस घरों पे भी कोई मसला नहीं हुआ, किसी का कागजात रिजेक्ट भी नहीं हुआ, अदालतों में भी उनको नहीं जाना पड़ा, और आराम से इस वक्त उनको पुलिस की तरफ से या उनको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि रेस्क्यू करने के लिए मौजूद है टीमें उनकी। और फिर वो कहते हैं जनाब ये फेयर प्ले तो नहीं है, फेयर मुकाबला तो नहीं है, तो वो समझते हैं, अगर उनका ये कहना है जो इस तरह के उसमें लोग हैं, जब हम ये बात करते हैं कि हाथ पाँव बांध के पत्थर साथ लटका के समंदर में या दरिया में आपने फेंक दिया खान साहब की पार्टी को, तो वो कहते हैं जनाब आपको जो हमदर्दी हो रही है, व्हाट अबाउट 2018, तो नवाज शरीफ साहब के साथ भी ये कुछ किया गया था, उनको भी डिस्क्वालीफाई किया गया था, वो भी जेल में थे, मरियम साहबा भी जेल में थी, उनके भी ये उम्मीदवार जो थे उस वक्त उनको भी कहा गया था आज़ाद लड़ो, साउथ पंजाब सराइकी इलाकों में स्पेशली, तो उस वक्त पत्थर जो है वो नवाज शरीफ के साथ बांध के उनको दरिया में फेंका गया था कि तैर कर दिखाएं। अब की दफ़ा इमरान खान साहब की बारी लाग गई, तो कहते हैं जनाब ये बराबर है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, जिसकी बात मरियम साहबा करती थी, अगर आपको याद हो, वो कहती होती थी कि तराजू के पलड़े दोनों बराबर करें, ये आपको उनका स्लोगन याद होगा। वो कहते हैं जनाब तराजू के पलड़े जो हैं ये बराबर हो गए। नवाज शरीफ साहब को भी 2 दफ़ा सजाएं हुई थी, वो भी तकरीबन इतनी 30-35 साल बनती थी, पहले मुशर्रफ दौर में उनको 14 साल सजा हुई थी, और बाद में फिर हमने देखा इसके बाद ये पनामा वगैरह में उनको फिर कुछ 10 साल के करीब वो हो गए थे। वो कहते हैं मिला जुला काम यही था, वो भी नाहल हो गए थे, उनको भी सजाएं हो गई थी, उनको भी पार्टी चेयर पर उससे चेयरमैन की पोस्ट से हटा दिया गया था नवाज लीग की, इमरान खान साहब को भी हटा दिया गया है, उनके उम्मीदवारों पर भी क्रैक डाउन होते थे, इदारे या एजेंसियां या पुलिस वाले करते थे, यहाँ भी वही कुछ हो रहा है। वो कहते हैं जनाब ये तराजू के पलड़े हैं, हो सकता है अगली बारी खान साहब की कोई लग गई तो फिर नवाज शरीफ साहब को वो पकड़ के उनके साथ पत्थर बांध के उनको कहेंगे तैर कर दिखाएं, तो कहते फेयर इनफ। सो ये मतलब आर्गूमेंट है जिस पे आप थोड़े से परेशान भी होते हैं, डिस्टर्ब भी होते हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ इलेक्शंस आर बीइंग हेल्ड, और हम किस तरफ जा रहे हैं, इलेक्शन हो भी गए तो देन व्हाट, इसके बाद इसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, साख कितनी है, अच्छा, और क्या नवाज शरीफ साहब जो हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्लास साहब। और ये बताइए कि देखिए अभी तो हम ये देख रहे हैं कि जो पीटीआई हैं या उनके सपोर्टर हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि इलेक्शन में उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, या फील्ड ही नहीं मिल रहा, या उनके लिए सिचुएशन बहुत ख़राब है। लेकिन बिलावल ने भी एक बहुत ज़रूरी बात की, इंपॉर्टेंट उस बयान को लिया जाए कि उन्होंने कहा कि जिस
किस्म की धांधली हो रही है, और अगर बहुत बड़ी धांधली हुई तो इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स को हम कबूल नहीं करेंगे। अब पीपीपी एक ऐसी पार्टी है जिसको अपेरेंटली कैंपेन भी करने दिया जा रहा है, वो इलेक्शन में प्रॉपरली हिस्सा भी ले रहे हैं, तो अगर वो कहते हैं हम रिजल्ट्स को कबूल नहीं करेंगे, फिर कौन करेगा इसको कबूल? अब मेरा ये ख्याल है बिलावल की जो कैंपेन है, मतलब हम सारे उनको फॉलो कर रहे हैं कि बिलावल की इस वक्त कोशिश है कि पीटीआई का जो वर्कर है हाल्ट है, डिमोरलाइज्ड है, डिप्रेस्ड है, और वो खान साहब की वो सज़ाओं से उसको तकलीफ़ है, या वो समझते हैं कि हमारे पार्टी लीडर को इन्होंने उसको अनफेयरनेस हुई है, तो वो उन्होंने एक सॉफ्ट कॉर्नर देने की कोशिश की है। उन्होंने जो इद्दत वाला केस का फैसला है उस पर भी आप देखें बिलावल उनकी पार्टी ने तनकीद किया, बड़ी सख्त उन्होंने तनकीद की है। तो उसकी रीज़न ये है, वो समझते हैं कि एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है हम ये पैदा करें इनके अंदर, ये पीटीआई का जो सपोर्टर है या उनकी अपनी पार्टी के लोग जो नाराज़ हो गए थे कि इनकी रिकन्सिलेशन पॉलिसी से पंजाब में नवाज शरीफ साहब के साथ, तो वो समझते होंगे जनाब कि वो वोटर जो हमसे डिस्टेंस कर गया था और वो उनके इमरान खान साहब के पास वो चला गया, तो शायद हम उसको दोबारा फैच कर सकें, एक चीज़। और दूसरा यहाँ पे बिलावल की कोशिश ये है कि पंजाब से इनको अगर 25-30 सीटें मिल जाएँ तो ये हुकूमत बनाने की ये पोजीशन में आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो बार बार हम कहते हैं सिंध से 40-45 सीटें ले आते हैं, 25-30 अगर इनको साउथ से सराइकी इलाकों से मिलते हैं, कोई 1-2 अगर और सूबों से मिल जाती हैं, तो प्लस फिर दूसरा एक अलायंस बनाने की पोजीशन में आ जाते हैं। तो ये बिलावल की कोशिश है, उन्हें लगता है कि एक देग पकी हुई है और उस देग में से अगर उनको कोई हिस्सा मिल जाए, और वो देग है पीटीआई की जिसका वोटर कमिटेड भी है, अब वो अपने पीटीआई के वर्कर को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाईजान आपका लीडर जो है हमें उनके साथ सिंपैथी है, हम उनको अगेन वी शेयर हिज ग्रीफ है, जो सेंटेंसेस जो हम उसको लाइक नहीं करते, तो आप कोशिश करके देखें। पीटीआई को उन्होंने उनको ये वोटर को पहले भी डायरेक्ट भी उन्होंने खिताब करके कहा हुआ है। अब ये इमरान खान साहब और पीटीआई पे था कि वो क्या फैसला करते। मसलन एक ये हो सकता था कि अगर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते कहीं पे कि खान साहब ने हर कीमत पे रास्ता रोकना है नवाज शरीफ साहब की वापसी का, तो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ये हो सकती थी कि आप इनके साथ कुछ सीटों पे एडजस्टमेंट करते, पीपल्स पार्टी के साथ इनको 25-30 सीटें इनको लेने देते, ताकि नवाज शरीफ साहब का रास्ता उसमें रोका जा सकता था और प्रॉब्लम पैदा किया जा सकता था। और जहन में रखें कि इनके पीपल्स पार्टी के और इनके इमरान खान साहब के डायरेक्ट कोई इतने क्लैशेज नहीं है, बल्कि माजी में सेनेट का इलेक्शन जब हुआ था, जब इन्होंने इनको सजनानी साहब को बनाया था चेयरमैन सेनेट, तो इमरान खान साहब और ये जरदारी साहब ने उस वक्त जॉइंटली ये काम किया था। दोनों वहां पे ये सेनेट में इकट्ठे थे, ये उसमें अलायंस किया था, इन्होंने वोट डाले थे, बल्कि सलीम मांडवीवाला साहब डिप्टी चेयरमैन बने थे, तो उनको वोट पीटीआई के लोगों ने उसमें डाला था। सो एक तरह से कभी इन दोनों का कोई डायरेक्ट क्लैश नहीं रहा, जितना क्लैश नवाज शरीफ साहब का और इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब की किताब अगर पढ़े हैं मई पाकिस्तान, तो मोस्टली उनकी 70-80% जो टारगेट है वो तो अगर नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी पार्टी है, वो अपनी फैमिली के जो उनकी जमीमा खान साहबा के साथ डिवोर्स हुई, फैमिली डिस्टर्बेंस हुई, करेक्टर असैसिनेशन हुई, उनके खिलाफ स्कैंडल लाया गया, वो ब्लेम करते हैं सारा नवाज शरीफ साहब के उनके मीडिया टीमों को। उनका कभी उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब, बेनजीर भुट्टो साहब, बिलावल को कभी नहीं ब्लेम किया जी मेरी डोमेस्टिक लाइफ की डिस्टर्बेंस या मेरे ऊपर कोई करेक्टर अगेन उस पर की गई करेक्टर असैसिनेशन की गई। तो इस तरह की चीजें कभी उनके दरमियान में उसमें नहीं रही। सो एक तो ये ऑप्शन था उनके पास, ये इमरान खान साहब के पास, कि खुद तो वो अंदर बैठे हैं कि अगर आपने नवाज शरीफ का रास्ता रोकना है तो 25-30 सीटें आप इनको दिलवाने की कोशिश करें, इनके साथ अलायंस करने की कोशिश करें और उनके खिलाफ हो सकता। लेकिन इमरान खान साहब ने ये सोचा है जनाब कि मेरे लिए दोनों बराबर हैं, मैं क्यों अपना वोट बैंक जो है, मेरा कमिटेड वोटर है जो मेरे लिए खड़ा है, मैं क्यों कहूं कि वो जनाब इसको बिलावल को वोट डाले, पीपल्स पार्टी जीत जाए और हमारी पार्टी की कहीं पे कोई प्रेजेंसी ना हो, हमारे आजाद उम्मीदवार भी ना हो, लोग भी नहीं हो। सो खान साहब ने मेरा ख्याल है ये रूट लिया है, रादर दैन वो कहते ना कोई उसमें स्पैनर उसमें फेंकने की बजाय, कोई नवाज शरीफ साहब के लिए ट्रबल पैदा करने की बजाय पॉलिटिकली उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, जो हमारे उम्मीदवार है, मेरा वोट बैंक है, मैं उसी पे रहूंगा। सो उन्होंने पॉलिटिकल पोजेसिवनेस का एक इजहार किया जो होता है ना एक। सो इसलिए लेट्स सी हाउ इट गोज। ठीक है क्लास, अब ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद हमने बात करनी है जो लंदन में एक वाकया पेश आया है एक जज के साथ, और उसके लिए हमारे साथ मुर्तज़ा अली शाह साहब मौजूद होंगे लंदन से बराह रास्त, उनसे गुफ्तगू करेंगे और डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमारे साथ लंदन से बराह रास्त मुर्तज़ा अली शाह सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा। वालेकुम सलाम। अच्छा मुर्तज़ा, ये बताएगा, ये एक हालिया वाकया हुआ है लंदन में, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस अतर मिनल्ला, उनको हिरासा किए जाने का ये वाकया है, जरा इस वाकये की डिटेल्स बताइएगा।
जी, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, वहाँ की जो पाकिस्तान स्टूडेंट सोसाइटी है, उन्होंने जस्टिस अतर मिनल्ला, रजा रूमी साहब और मोहम्मद जुबैर को बुलाया हुआ था। वहाँ फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान के नाम से हर साल एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है। इस दफा ये 3 लोग मेन स्पीकर्स थे। तो जो वहाँ पे इवेंट हुआ, इवेंट तो बिल्कुल खैर खैरियत से गुजर गया, लेकिन जब वो इवेंट में तकरीबन 60-70 टोटल वो जो स्टूडेंट्स वो शरीक थे, जब इवेंट खत्म होकर जस्टिस अतर मिनल्ला लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बाहर निकले, तो उस वक्त वहां पर बाहर पीटीआई का एक ग्रुप आया हुआ था वहां पे, जिसमें तकरीबन 1 दर्जन लोग थे। और उन्होंने वहां पे जो बाहर जो ही वो निकले, तो उसमें उन्होंने सबसे पहले उन्हें अप्रोच किया और कहा, जो दो लोग थे, कि हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो इस पर उन्होंने कहा जी बात तो जज जो बात मैंने अंदर करनी थी कर दी, मैं बात नहीं कर सकता। जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने भी उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उस ग्रुप ने परसिस्ट किया। उन्होंने कहा जी कि आप हमें अरशद शरीफ के कत्ल के बारे में बताएं, आपने कुछ नहीं किया। फिर उन्होंने कहा, एक नौजवान था, वो कहने लगा जी कि पाकिस्तान जो जस्टिस प्रवीण की रैंकिंग है उसमें इतना नीचे क्यों, आप हमें जवाब क्यों नहीं देते, हम सवाल पूछते। और फिर जब वो वहां से चलने लगे, तो उस वक्त वही ग्रुप जो उन्होंने वहां पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की, और उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत में उन्होंने नारे लगाए। ये मैं आपको क्लास ऐसा बताता चलूं कि जिन लोगों ने नारे लगाए हैं, आपको याद है जो जज थे जिन्होंने सबसे पहले इमरान खान को कन्विक्ट किया था, जस्टिस हुमायूं दिलावर, वो जब हल यूनिवर्सिटी में गए थे, उस वक्त एटलीस्ट 3 लोग जो उस वक्त हल यूनिवर्सिटी पहुंचे थे जस्टिस दिलावर का पीछा करने, वही लोग वहां पर मौजूद थे। और उन्होंने बाकायदा तौर पर, आपने वीडियोस देखी होंगी जिसमें नारे लग रहे हैं, वो नारे लगाने वाले वही लोग थे। जो पीटीआई की जो ऑफिशियल बॉडी है, उन्होंने कहा जी कि हम इन लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं करते। और ये बात सच है कि जो पीटीआई ऑफिशियल की बॉडी है, वो लोग वहां उसमें शामिल नहीं थे। लेकिन ग्रुप सब इतने बन चुके हैं कि मुख्तलिफ लोग हैं, वो किसी पार्टी एजेंडा या डायरेक्शन को फॉलो किए बगैर, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, वो लोग वहां पर पहुंचते हैं। 2 से 3 लोग वो थे कि जब से वो रेगुलरली प्रोटेस्ट किया करते थे एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर, लेकिन जब से नवाज शरीफ पाकिस्तान आए हैं, वो 3-4 लोग अब रेगुलरली पाकिस्तान हाई कमीशन के बाद टिकटॉक और जो स्पेसेस है उसके ऊपर लाइव जाकर वो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे होते। लिहाजा एक ग्रुप है वहां पर, उस ग्रुप में ये सर्कुलेशन हुआ कि जस्टिस अतर मिनल्ला आए हैं, और हम उनसे वहां पर जाकर उनको कन्फ्रंट करते हैं। और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड कि जब वो बाहर निकले वहां से, जस्टिस अतर मिनल्ला को कन्फ्रंट किया गया। आपने वीडियोस में देखा होगा कि जब वो वॉक कर रहे हैं गाड़ी की तरफ, तो स्टूडेंट्स को, जो एलएससी के स्टूडेंट्स थे, उनको बाकायदा तौर पर जस्टिस अतर मिनल्ला को एक हिसार बनाकर उनको जाकर सेफ्टी से उन्होंने एक ब्लैक कैब रोकी और कैब में उनको बैठा के उनको रवाना किया। खदशा उनको ये था कि अगर वो वहां पर ठहरते हैं तो कोई जो सिचुएशन डेवलप हुई थी, शायद कोई अगली सीन भी वहां पर डेवलप हो। और तकरीबन 7 से 8 मिनट की ये पूरी एपिसोड थी। और उसके बाद वहां से जस्टिस अतर मिनल्ला जो अपने साथ उनके दोस्त थे, वो एक ब्लैक कैब लेकर 5 दीगर लोगों के साथ वहां से चले गए। जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कम्प्रिहेंसिव इसको रिपोर्ट किया है। तो उन्होंने गुफ्तगू इस पे आते हैं दोबारा, कुछ सवालात इस पे जरूर करते हैं जो कुछ वाकया हुआ है। जस्ट आई एम क्यूरियस के वहाँ पे क्या सवालात हुए जब इनका सेशन हुआ वहाँ पे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के, उनकी बॉडी से, तो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम द जस्टिस साहब? अच्छा, वहां पे जो अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला की स्पीच थी, उसके बाद सवालात हुए। सवालात वहां पे बिल्कुल अच्छे माहौल में हुए, और वहां पे उनसे सवालात खास तौर पर जो मिसिंग पर्सन है उसके हवाले से हुए, जिसपे जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि जो मिसिंग पर्सन पाकिस्तान में बिल्कुल हैं और उस हवाले से क्वेश्चन भी कर रही है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मिसिंग पर्सन का इशू हाईलाइट तब होता है जब कोई पंजाब में कोई मिसिंग पर्सन का इशू है, वरना उनका मतलब ये था कि बलूचिस्तान खास तौर पर और जो दीगर सूबे हैं वहां पे कोई हाईलाइट अगर कोई मिसिंग पर्सन हो जाए तो उसकी तो उस तरह की उसको प्रोजेक्शन नहीं मिलती। उनसे इलेक्शन, जो करंट इलेक्शन है उसके बारे में कहा गया कि एक परसेप्शन है कि इन इलेक्शन को रिग किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो इन इलेक्शन के हवाले से बात है, उन्होंने कहा कि नुकसान ये हुआ कि 2018 के जो इलेक्शनों का जो हाल हुआ, और वो उन्होंने मतलब इन वेरी क्लियर वर्ड उन्होंने कहा कि 2018 के इलेक्शन भी रिग थे, और अब अगर वही चीज रिपीट होने जा रही है तो ये पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान की जमहूरियत, उसके लिए ये चीज नुकसानदेह है। उसके साथ साथ उन्होंने जो ओवरऑल जो रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जमहूरियत और उसके काम और किसी माशरा के जो प्रोग्रेस है, उसके हवाले से उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की कि ये जरूरी है, ये चीजें फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है, एक्सेट्रा।
और मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स अच्छा, हैं उन पे कोई आपने अभी बात की कि आपने भी बात की कि अरशद शरीफ के हवाले से, उसके असैसिनेशन के हवाले से जो केस पेंडिंग है और इतने अरसे से उनके दोस्त, उनकी फैमिली, उनके वेल विशर वो बार बार कह रहे हैं कि उस ये केस को ये उठाया जाए, उसको किसी मंतकी अगर अंजाम तक लेकर जाए, जिन लोगों ने उसको असैसिनेट किया या जो इसके पीछे हैं कंस्पिरेसी को, उनको एक्सपोज किया जाए। बाहर तो क्वेश्चन हुआ, आप बता रहे हो, अंदर भी किसी ने सवाल उठाया अरशद शरीफ के हवाले से उनसे जस्टिस साहब से? नहीं क्लासा साहब, अंदर अरशद शरीफ के हवाले से जिक्र नहीं हुआ। जो बाहर क्वेश्चन हुआ वो उसमें जब उनसे ये क्वेश्चन जिन लोगों ने पूछा, आपको याद होगा पिछले अरसे में एक वहां पे सैयद तस्नीम हैदर है, उन्होंने क्लेम किया था कि अरशद शरीफ की मर्डर कॉन्स्पिरेसी मेरे सामने हुई, और उन्होंने ये भी कहा था कि अरशद शरीफ को एक्चुअली जो नासिर भट्ट हैं उसके ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगाया था कि नासिर भट्ट ने प्लानिंग की, कि वो उस हवाले से वो चीज को एक हद तक तो मीडिया ने प्रोजेक्शन दी, लेकिन वो चल इसलिए नहीं कि वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि सबको पता है कि अरशद शरीफ को केनिया में मारा गया, किन हालात में उसको मारा गया, और उस हवाले से अरशद शरीफ की फैमिली ने उसमें उनके जो दोस्त थे उन्होंने क्लियर उनकी एक पोजीशन है कि अरशद शरीफ को किस तरह से मारा गया, क्या हालात थे। लिहाजा लेकिन वो चूंकि उस वक्त एक खबर बनी थी इस हवाले से, तो वो वही तस्नीम हैदर भी मौजूद थे, उनके साथ उनके एक दो सपोर्टर्स हैं वो भी मौजूद थे। तस्नीम हैदर का ताल्लुक पीटीआई से है, वो वहां पे रेगुलर उनके जो एक दड़ा है पीटीआई का, उसका जो जलसे उसमें वो बाकायदा स्पीचेस भी करते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि मैं मेन विटनेस हूँ उस केस का, तो मैं जानना चाह रहा हूँ जी कि जो है ना उस केस का क्या बना। इस पे जस्टिस अतर मिन्नाल्ला ने कोई जवाब नहीं दिया, और वो ये सबसे पहले जो वो एलएससी से बाहर है, सबसे पहले यही बात, लेकिन उसके बाद ये जवाब दिए बगैर वो चल पड़े, और जब वो चलने लगे तो एक तरफ मीडिया भी बना रहा था, दूसरी तरफ वो सारे लोग जो वहां पे आए थे जब मुख्तलिफ सवालात करेंगे वो उनके साथ पीछे चलना शुरू हो गए। बाद सवाल पूछ, बाद अग्रेसिवली नजदीक होने की कोशिश कर रहे, और बाद में जब वो गाड़ी में ये मुर्तजा बताइएगा, मुर्तजा थोड़ा सा ये बताइएगा कि हमने अभी देखा कुछ दिन पहले जो साइफर में, अगर मैं ठीक कह रहा हूँ, साइफर में जो इमरान खान साहब की और शाहमूद कुरैशी साहब की जमानत ली गई थी, उसमें जस्टिस अतर मनीला साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो बेंच में शामिल थे। मतलब बहुत बड़ा रिलीफ था। ठीक है, बाद में जो सजा हुई अदालत में, एक और अदालत से हुई, अडियाला में हुई, तो उन्होंने तो रिलीफ दिया था, बल्कि पीटीआई ने, जैसे आप कह रहे हैं, अपने को डिस्टेंस किया। शहबाज ये गिल साहब का मैं अगेन अमेरिका से उनका ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने भी यह बात की है कि जस्टिस साहब हैज़ बीन अ वेरी ग्रेट जज, कि उन्होंने बहुत सारे ह्यूमन राइट्स पे बड़े अच्छे उन्होंने फैसले दिए हैं। उन्होंने बहुत सारा पीटीआई के लोगों को जब ये प्रॉब्लम में थे, ट्रबल में थे, उनको रिलीफ दिया, जमानतें ली। इवन अरशद शरीफ को उसमें मुझे याद है सबसे ज़्यादा रिलीफ, कुछ जमानतें देना, स्टेट के कोई इंस्टीट्यूशंस को रोकना और उनको अरशद को सेव करने की कोशिश करना। तो जस्टिस अतर मनीला साहब हैज़ बीन डूइंग अ लॉट ऑफ अगर थिंग्स फॉर द पॉलिटिकल प्रिजनर्स या पॉलिटिकल केसेस, या अरशद शरीफ जैसे हमारे मुझे दोस्त उस वक्त मुश्किल में थे जिनको हाउंड किया जा रहा था, तो इनके मतलब फिर भी वो इनसे नाराज हैं अतर मनीला साहब से, कि जिन्होंने उन पर इल्ज़ाम लग जाता था किसी हद तक, देखें कि पीटीआई या हुकूमत मुखालिफ जितने लोग हैं वो जाके उनकी अदालत से रिलीफ ले लेते हैं। स्टिल दे वर एंग्री, आई एम वंडरिंग जस्ट। अच्छा क्लासा साहब, इसके लिए जरूरी है कि लोगों ने अगर एक्चुअली फॉलो किया हो, पढ़ा हो, और वो ब्लैक एंड व्हाइट में चीजों को ना देखें। आपने जिस तरह से गिनवाया कि एक्चुअली अतर मिन्नाल्ला साहब ने किस हद तक प्रॉब्ली आउट ऑफ द वे जाकर भी उन्होंने कितना रिलीफ प्रोवाइड किया पीटीआई को, लेकिन ये उस सूरत में है कि कोई सेंस ऑफ एक बैलेंस हो और ये इस बात को लोग समझते हो। यहाँ पर अब ये ना कि मतलब बिल्कुल, अगर मैं सॉरी टू से दिस बट चीफ जस्टिस साकिब निसार ना, उन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया है कि या तो आप आउटराइटली किसी को तबाह करने की तरफ जाएं और या कंप्लीटली किसी की तरफ प्रो हो जाए। तो लोग अब उस किस्म का शायद एक पॉलिटिकल सेक्शन है जो करता है कि एक जज को वैसे ही होना चाहिए कि वो उस पार्टी का एक्टिविस्ट बन जाए, सिर्फ उसके लिए खड़ा हो, सिर्फ मुस्लिम लीग को फॉर एग्जाम्पल पीटीआई। ये मुर्तजा एक बात मुर्तजा बताइएगा कि मैंने वहां पे वीडियो में सुना, वो ये कह रहे थे कि एक स्टूडेंट कह रहे थे कि अगर आप इस तरह का रवैया रखेंगे तो फिर कौन आएगा स्पीकर हमारे पास स्टूडेंट यूनियन से बात करने के लिए, फिर तो कोई नहीं आएगा, अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करेंगे। हमने देखा अपना वहाँ पे अगेन अमेरिकन जो डॉक्टर्स के एसोसिएशन है वहाँ पे भी ये मसले आना शुरू हो गए कि लोग पाकिस्तान से जाते हैं, इनवाइट किए जाते हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपनी बात करना चाहते हैं, तो उनको भी वहाँ पर एक हुटिंग का या उनको वहाँ पे इंसल्टिंग रिमार्क्स या और बहुत सारे शदीद रिएक्शन का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं। तो उन्होंने स्टूडेंट ने एक ने कहा, मैंने उनको सुना, उन्होंने कहा अगर आप ये रवैया रखेंगे तो फिर तो पाकिस्तान से कोई नहीं आएगा हमसे बात करने, डलाग करने, गुफ्तगू करने।
तो आप समझते हैं कि अब इस वाक़े के बाद मजीद लोग पाकिस्तान से उनको इनवाइट करना मुश्किल हो जाएगा? आप यकीन करें, आपने जो बड़ा एक पर्टिनेंट जो एक इशू रेज किया, और ये एग्जैक्टली आने दिनों में यही होने जा रहा है। अब आप मुझे एक बात बताएं, देखिए पाकिस्तान में तो ये हुल्लड़बाजी नहीं होती, और वजह है कि यहाँ सिक्योरिटी भी है, और अगर किसी ने किसी भी जज के साथ कोई छेड़ा तो उसके लिए उसके कॉन्सिक्वेंसेज है। यूके में आपको पता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप हाथ किसी को न लगाए, जिसको फ्रीडम टू अब्यूज है, आप गालियां दे रहे हैं। अब कौन बंदा होगा, मुझे आप बताएं, कि इस तरह के पब्लिक इवेंट में जाएगा? देखिए पब्लिक इवेंट बिल्कुल सब जो LSE में कॉन्फ्रेंस थी वो ठीक हुई, लेकिन उसके एंड पे उठ के बाहर जो आपने वीडियोस खुद देख ली, बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं वो हरासमेंट नहीं हुई, हैकलिंग नहीं हुई। आप वीडियोस में नारे सुन ले, एक जज जा रहा है उसके साथ जो हुआ। तो ये बड़ा एक कंसर्न है कि अब कौन बंदा होगा जो खड़ा होगा कि जाके किसी ऐसे पब्लिक स्पेस पे बोले, और वो वहां पे पीछे से कोई नारे मारता, कोई गालियां देता है। और सबसे बड़ा मसला खलासा साहब ये है कि बहुत सारे लोग जो ये कर रहे हैं, उनको उनके हाथ में एक टूल है, और वो है टिकटॉक, सोशल मीडिया। वो अपनी वीडियो बनाने के चक्कर में होते हैं कि मैं बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरी वीडियो बन जाए, वो वायरल हो जाए। ये टोटल एक्चुअली वीडियो बनाना, उसको वायरल करना और सेल्फ प्रोजेक्शन, ये एक्चुअली सारी चीजें वो हैं जो लोग ठीक है ये कर रहे हैं। इस तरह से पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स की कोई गर्ज नहीं है, उनको गर्ज है कि उनकी खुद अपनी प्रोजेक्शन कितनी हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा अली शाह साहब, आपने हमें लंदन से ज्वाइन किया और इस इम्पोर्टेंट मामले पर हमें इंसाइटफुल काफ़ी गुफ्तगू की। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे। इलेक्शन में कुछ ही दिन रह गए हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो थोड़ी तशवीशनाक है। इसके अलावा जो केसेस के फैसले आए हैं बानी PTI के अगेंस्ट, उसके ऊपर भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लासेस साहब, बात करेंगे इलेक्शन में कुछ ही दिन रह गए हैं और उससे पहले जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, एक दहशतगर्दी की लहर सी नजर आ रही है। खासतौर पे जो डेरा इस्माइल खान वाला वाकया है, ये काफ़ी संगीन वाकया है। अगर देखा जाए तो खौफनाक तरह का ये एक हमला था और 10 एहलकार इसमें शहीद हुए हैं। इस पूरी सिचुएशन पे, खासतौर पे इस वाकये पे क्या कहेंगे? ये मुझे सबसे बड़ा दुख होता है और डेरा इस्माइल खान के लोगों के साथ एक बड़ी हमदर्दी है मुझे। वैसे तो सारे इंसान हूँ, पाकिस्तानी हूँ, या जो भी दुनिया भर में बेचारे इस तरह जुल्म का शिकार हूँ या दहशतगर्दी का शिकार हूँ, सबके साथ मुझे तो सिंपथी है। और डेरा के लोगों से इसलिए भी मुझे ज़्यादा सिंपथी है कि बड़े अरसे से ये लोग इस टेररिज्म का शिकार हैं। उसकी रीज़न ये है कि इनके वहाँ पे अगेन उसमें करीब जो है ट्राइबल एरियाज़ हैं और बड़ा आसान रहता है वहाँ से तालिबान का आना और इन ये सेटल्ड एरियाज़ जो हैं यहाँ पे अटैक करना। माजी में भी देखें, क्योंकि हमारी मेमोरीज बड़ी लैप्सेस हमारे होते हैं, जिनके घरों में लाशें जाती हैं, जिनके बच्चे मारे जाते हैं, यहाँ पे उन पे हमले होते हैं। माजी में हमने देखा बहुत सारे वहाँ पे सुसाइडल अटैक्स हुए और वहाँ मसलक वाइज या सेक्टेरियन वहाँ टेररिज्म बहुत कुछ किया गया। इनोसेंट पीपल लॉस देयर लाइव्स। और अगर आपको याद हो, ये थानू वाला तो अभी शुरू हुआ, इससे पहले बहुत सारे लोग वहाँ से अगवा भी होते थे। रीज़न वही थी कि वहाँ से आपके लिए इजी है, उधर ट्राइबल एरियाज थोड़े से फासले पे, वहाँ से लोग पेनिट्रेट कर सकते हैं, आते थे। और एक दफ़ा तो जेल पे हमला हुआ था और जिसका पता था वो बता कर रहे थे कि हम यहाँ पे जेल ब्रेक करने आए, और उन्होंने जेल ब्रेक की और उसके बाद डेयरिंगली वो चले गए। ये चीज़ें हमने माजी में देखी हैं और डेरा इस्माइल खान ने बड़ा लहू दिया है वहाँ के उस बेचारे नौजवानों ने दिया है, इंसानों ने दिया है। जो मुझे दुख है कि ये मतलब पहला हमला नहीं है कि चलें एक अचानक हो जाता है, आप सिक्योरिटी फेलियर्स है, इंटेलिजेंस फेलियर्स। आपको पता है पहले भी यहाँ पे अगर थानों पे इसी तरीके से हमले हो चुके हैं, मियाँ वाली में हमने देखे, इन एरियाज में हैं आके हुए। सवाल ये बनता है कि आपकी कितनी तैयारी है, आप इस चीज़ को सीरियस भी लेते हैं या वही दोबारा एक पुराना सिस्टम शुरू हो गया है कि पहले भी TTP ने अटैक किए थे, हमने देखा 9/11 के बाद खुद वो मार मार के उनका बरूद ख़त्म हुआ तो उन्होंने बंद किया। हमारे यहाँ अदरवाइज कोई एफर्ट नहीं की गई। हम 70-80 हज़ार अपने ये लोग या जवान मरवा के उसी में रहे जी, हमारा 70 या 80 हज़ार शहीद हो गए या बेचारे कब्रों में जा सोए हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि हमें जो ऐलानात तो बड़े सुनने में आते हैं, आपको कहीं पे ऑन ग्राउंड नजर नहीं आता कि ये आप उसमें उठा के देखें डेरा इस्माइल खान के कितने अटैक्स हुए। अभी कुछ दिन पहले थानों पे हुआ है। तो पूछने वाली बात यह है कि आपकी कोई तैयारी है, कुछ आपने अलर्ट्स भेजे हुए हैं, थाने वाले खुद कोई एक्टिव हैं, आए टारगेट किया 10 लोग बेचारे, मतलब इट्स ए ह्यूज नंबर के 10 लोग। दुनिया के किसी और मुल्क में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के इस तरह 10 लोगों को कत्ल कर दिया जाता, कोई टेररिस्ट आते, अब तक पूरी दुनिया में हंगामा होता। हमारे यहाँ बिजनेस एज यूजुअल है, हम इलेक्शन में मसरूफ हैं, ना आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इस पर सीरियस हैं, ना लोकल लेवल पे जो मतलब पुलिस है वो एक्टिव है, ना उनके पास इतने वेपन्स हैं,
ना असला है, ना तैयारी है, बल्कि जो बाहर से टेररिस्ट आता है उनके पास ज़्यादा जदीद असला है। सो फिर वही सिलसिला शुरू हो गया है कि जनाब ठीक है कि खुद ही टीटीपी वाले या जो भी हैं वो टेररिस्ट हैं, उनका बरूद खत्म होगा, गोलियां खत्म होगी तो खुद ही लोगों को मारना शुरू कर देंगे। दैट्स आवर स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी के साथ हम जनाब उनका मुकाबला कर रहे हैं। अच्छा क्लास साहब, अगर इलेक्शन से पहले हम जिस तरह इन मामलात को देखें, इलेक्शन पे क्या इम्पैक्ट नजर आ रहा है इस तरह के वाकयात का? बेनजीर भुट्टो साहब असैसिनेट हो गई थी, इससे बड़ा तो कोई ट्रेजेडी नहीं हो सकती थी। देख लें आप, कुछ भी नहीं हुआ, इलेक्शन हुए। फिर 2013 में हमने देखा कि उस वक्त इसी तरीके से बम्बिंग हो रही थी, धमाके हो रहे थे, बहुत सारी टारगेटेड किलिंग्स हो रही थी, और उस वक्त इल्ज़ाम लगता था कि ये जो इस तरह टीटीपी के लोग जो हैं वो उन पे अटैक, एएनपी पे अटैक हुए थे। एएनपी के बहुत सारे, ये बशीर बिलोर साहब जो हैं उनकी हुई थी, एक और वहाँ पे नौजवान थे उनकी हुई थी। तो एएनपी के बहुत सारे लोग जो हैं टेररिज्म का शिकार हुए थे, और उस वक्त कहा जाता था कि ये टारगेट करते हैं, पीपल्स पार्टी वालों को जलसों में टारगेट किया जा रहा है, एएनपी को टारगेट किया जा रहा है। उस वक्त खान साहब पे होती तनकीद कि खान साहब को जो है ना उन पे, उनको बड़ी एक तरह का फ्री हैंड है। अल्लाह ना करे किसी को, उसमें हर इंसान की जान हमें प्यारी, हम तो ये कह नहीं सकते, ये मैं उनका बता रहा हूँ जो उस वक्त इल्जामात लगते थे। तो ये चीजें माजी में भी होती रही हैं इस तरीके से, लेकिन इलेक्शन होते रहे हैं। अगर एक चीज ऐड कर दूं कि मौलाना फजल रहमान ने इस की एक तरह से इन हालात को प्रिडिक्ट किया था। उन्होंने कहा था कि इसका मतलब है कि उनकी प्रिडिक्शन ठीक थी। नहीं, रीडिंग्स होती हैं माजी में। मैंने कहा ना 3-4 इलेक्शन, इससे पीछे भी हम जा सकते हैं कि हर दफा जब इलेक्शन होता है तो वैलेंट इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये जो एलिमेंट है ना कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे, थानों पे हमले करना और लोगों को डिमोरलाइज करना कि जनाब आपके मुहाफिज जो हैं वो खुद महफूज नहीं है, इट्स ए डेंजरस स्टेटमेंट, डेंजरस स्टेट। और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया क्लास, आप लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करे थे और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने की शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।